Subscribe now and turn learning into your superpower. सबसे पहले आप देखें जो चार चीज़ें हैं जिस पे फोकस किया गया है इसके अंदर, वो ये चार मेन चीज़ें हैं जिसमें कल्चर, जेंडर, मेमोरी और रेजिस्टेंस का थीम है, जो कि ट्रांसलेशन के थ्रू देखा गया है कि इसको किस हद तक कन्वे किया गया है ग्लोबल ऑडियंस को. सो दिस कलेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली बिकॉज इट प्रेजेंट्स वुमेन्स फिक्शन. ये सिर्फ इसलिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसमें वुमेन्स फिक्शन है, बट बिकॉज इट ऑल्सो शोज हाउ ट्रांसलेशन कैन कैरी अ होल कल्चर. बल्कि इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये हमें सिखाती है कि किस तरह से एक ट्रांसलेशन के अंदर एक पूरा कल्चर मौजूद है, एक पूरी हिस्ट्री मौजूद है और एक पूरी इमोशनल वर्ड मौजूद है एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर जब उसको ट्रांसलेट किया जाता है. तो इसमें आपने इस बात पे फोकस रखना है कि दैट शोज अस द होल कल्चर ट्रांसलेशन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द इंट्रोडक्शन ऑन द पेज, जो कि पेज मैंने आपको शुरू में दिखाया, वो इंट्रोडक्शन हमें बताता है कि हमने किस डायरेक्शन को जाना है. हमारी जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए या इस कहानी की एंथोलॉजी को पढ़ते हुए किस डायरेक्शन पे जाना है. हमने देखना है नंबर 1, स्ट्रगल्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ वुमेन्स इन मेल डोमिनेंट सोसाइटी, और हमने ये देखना है कि वो उसमें लव, लॉस, आइडेंटिटी और इमोशनल पेन, सेक्रीफाइस, इनर बिट्रेयल, इन सब को कैसे कवर करती हैं. हम इस चीज़ पे बात करेंगे. सो ट्रांसलेशन स्टडीज़ में ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रांसलेशन नॉट ओनली चेंजिंग वर्ड्स हैं बट ऑल्सो इट इज़ अबाउट कैरिंग वॉइस, टोन, स्टाइल, कल्चर, इमोशन. ठीक है, आप सबको पता है कि सिर्फ अल्फाज के स्वैप करने का नाम नहीं है कि एक लफ्ज़ की जगह दूसरा लफ्ज़ ऐड कर दिया जाए. ये पूरी वॉइस, टोन, स्टाइल, कल्चर को चेंज करने का नाम है. ये जो मैं अभी आपको लेक्चर दे रही हूँ, ये जो आपकी बुक के ऊपर ये वाला पैराग्राफ है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं.
इसमें आमिर हुसैन का रोल बताया गया है, ट्रांसलेटर एडिटर क्या है, कि उसने एडिट किया ये कहानियाँ, तो उसका रोल जो है वो सिंपल नहीं है। वो सिर्फ ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहा टेक्स्ट को, वो मेडिटेट कर रहा है। मेडिएट करना होता है बात करवाना, दो चीज़ों की, दो लोगों के दरमियान मेडिएशन करवाना, बात करवाना, तो वो ये कर रहा है। और उसका ये काम है कि ही हैज़ टू प्रिजर्व वुमेन्स राइट्स। उसने औरतों के, वुमेन राइटर्स इंडिविजुअलिटी, उसने उन औरतों की इंडिविजुअलिटी को भी बरकरार रखना है ट्रांसलेशन के थ्रू। और उसने एसेंस, अब जो उसका ओरिजिनल टेक्स्ट है उसकी एसेंस को भी बरकरार रखना है। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आमिर हुसैन को एडिशन के दौरान पेश आए। सो उसने फेथफुलनेस और रीडेबिलिटी के दरमियान एक बैलेंस रखना है। अब हम ज़्यादा डिटेल में इंट्रोडक्शन नहीं देते, इतना काफ़ी है। अब हम जाते हैं उन स्टोरीज़ के साथ, कनेक्ट करते हैं थीमेटिक वे में, जो कि स्टोरीज़ हमने अपने सिलेबस में कहानी के एंथोलॉजी में आमिर हुसैन ने एडिट की हैं। वन बाय वन हम उनको देखते हैं। आप फर्स्ट पेज की तरफ जाएं और मुझे देख के ये बताएं कि वॉयेज ऑफ स्लीप किसने लिखी है, ताकि आपके साथ साथ राइटर की प्रिपरेशन भी हो जाए। तो ये वॉयेज ऑफ स्लीप जो है ये सजेस्ट करती है, एक ऐसी वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स को दिखाती है, सबकॉन्शियस मेमोरी को दिखाती है और हिडन इमोशंस को दिखाती है। इस कहानी के अंदर दिखाया गया कि ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ड्रीम लैंग्वेज जो है वो डिफ़िकल्ट है। जो इसमें ड्रीम लैंग्वेज यूज़ की गई है ना, ड्रीम वर्ड ऑफ ड्रीम्स दिखाई गई है। तो ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, क्योंकि आप ट्रांसलेशन स्टडीज़ के साथ इसको कनेक्ट करके पढ़ेंगे। तो ड्रीम लैंग्वेज है वो डिफ़िकल्ट है उसको दूसरे टेक्स्ट में, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मेटाफर उसमें होते हैं, रिदम होता है, सिम्बॉलिक मीनिंग्स होते हैं। इस तरह की स्टोरी को ट्रांसलेट करने का मतलब है एक साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर को महफूज करना, यानी एक किसी इंसान की साइकोलॉजी को भी वैसे ही आगे भेजना। तो ये लिटरल मीनिंग ही नहीं होते, एक साइकोलॉजिकल एटमॉस्फेयर होता है। ये बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है। मैं साथ साथ आपके लिए वॉयेज ऑफ स्लीप को उर्दू में भी आपके सामने रख रही हूँ, ताकि आप उसको आसानी से समझ सकें। तो वॉयेज ऑफ स्लीप आप देखें तो इसके अंदर अज़रा अब्बास की ये कहानी ख्वाबों की दुनिया पर मबनी वाक़यात का मजमूआ है। इसमें ख़वातीन की दुख भरी यादें और आज़ादी की तमन्नाएं सिर्फ ख्वाबों में पूरी होती दिखाई दी गई हैं। अफसाने में ख्वाबों के इस्तारे यानी मेटाफर्स, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया, मेटाफर्स हैं और लतीफ़ एहसासात हैं, यानी कि ऐसे एहसासात हैं जो बड़े फ्रेजाइल हैं, जिनको हैंडल करना, दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। लिहाजा मुतरजम यानी ट्रांसलेटर को ये ख्याल रखना चाहिए कि लफ्ज़ी तर्जमे की बजाय साइकोलॉजिकल बैलेंस रखे, जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया। तो ये तहकीक में भी कहा गया है कि जो मेटाफर्स होते हैं ना, जो ड्रीम लैंग्वेज होती है, उसमें क्या होता है कि हर कौम की सकाफत से जुड़े होते हैं वो। हर ज़बान में उनके मुख्तलिफ वक्स होता है, हर ज़बान के मुहावरे, ज़रबुल मिसाल मुख्तलिफ होती हैं। इसलिए इसको जो मुतरजम है यानी कि जो ट्रांसलेटर है उसको चाहिए कि वो उतना ही उस चीज़ का ख्याल रखे कि वो ख्वाब उसको जब ट्रांसलेट करे तो वो ख्वाबों की कैफियत को भी वैसे ही ट्रांसलेट करे। अब आते हैं उस पॉइंट की तरफ जो कि मैं आपको बड़ी इम्पॉर्टेंस और स्ट्रेस के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि ये पॉइंट्स आप देखें कि वॉयेज ऑफ स्लीप जो है इसकी इम्पॉर्टेंट लाइंस कौन सी हैं, जो बातें हमने की हैं क्या वाकई वो एक्चुअल में हैं, क्या वाकई ही लैंग्वेज ऑफ ड्रीम्स और साइकोलॉजिकल लैंग्वेज को मेंटेन करना मुश्किल होता है। तो आप एक्चुअल में लाइंस देखें, इनको रीड करें और साथ साथ ये भी देखें कि क्या ये लाइंस उर्दू ट्रांसलेशन में जस्टिफाई होके आप हो रही हैं, और फिर आपको उसके बताया जाएगा कि ट्रांसलेशन करते हुए कौन कौन से पॉइंट्स थे जो राइटर्स ने जहन में रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये लाइन पढ़ेंगे, उसके बाद ये इसमें फर्स्ट एग्जांपल मैंने स्टोरी से ली है, दूसरी एग्जांपल ये है और ये लाइन है स्टोरी की, और तीसरी एग्जांपल, दो एग्जांपल्स काफ़ी हैं। और हर लाइन में इंग्लिश में स्टोरी की एग्जांपल है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन है और साथ उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो ट्रांसलेशन करते हुए राइटर ने जहन में रखे।
आपको मैं दूसरी लाइन पढ़ के दिखाती हूँ. वाई इन द डिजायर टू वॉक ऑन अपॉन वाटर्स आर वी ऑलवेज गिवन टू द immobility of our abodes, where far away from us are our dreams rejoicing. Why has the bright evening from estranged us? हमें जब से खुले पानी पर चलने की तमन्ना है, हमें हमेशा अपने घरों की बेजान दीवारों में क्यों कैद रखा जाता है? हमारे ख्वाब तुमसे दूर कहीं खुशियां मना रहे हैं. ये रोशन शाम का मंजर हमें क्यों जुदा कर गया? अब इसमें आप देखें कि तमन्ना है और उसको डिज़ायर टू वॉक ऑन अपॉन वाटर्स के साथ ट्रांसलेट किया गया है. घरों की बेजान दीवारों में क्यों कैद रखा जाता है, इसको ट्रांसलेट किया गया है वी ऑलवेज गिवन टू द इमोबिलिटी ऑफ आवर अबॉर्ड्स. ठीक है, तो इसको इसमें ट्रांसलेट किया गया है वेयर फार अवे फ्रॉम अस, जहाँ हमारे ख्वाब तुमसे दूर कहीं खुशियाँ मना रहे, और आवर ड्रीम्स रिजॉइसिंग. तो अब इसके डुअल मीनिंग्स को हम देखते हैं कि इसके डबल मीनिंग, इसके माने क्या है. तो सवालिया अंदाज में जो इसके अंदर इस्तारे है ना, ये जो वाई का वर्ड है, ये सवालिया अंदाज इसको कहते हैं, क्वेश्चनिंग है. तो इसमें जो मुतरजम है ना, यानी जो ट्रांसलेटर है, अब उस पर क्या है कि वो जितने भी तशबीहात हैं उनको बरकरार रखना उसके लिए बहुत मुश्किल है. ठीक है, ख्वाब और घर. ठीक है, ये इसको पड़ोसी तशबीहात का उर्दू में ट्रांसलेट करते हुए उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ साथ दो तशबीहात आ गई हैं. ख्वाब और घर के इस्तारों में फ़र्क है. दोनों का तर्जुमा करते वक्त जो है, अब देखें सियाको सबाक, यानी कि हमारी अपना कल्चर और है और हमारा घर के बारे में, ख्वाब के बारे में नज़रिया और है. लेकिन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए वो स्टेटमेंट जो है वो बहुत गौर से उस स्टेटमेंट को देखना पड़ता है. यहाँ पे इसमें उसने देखें टोन और उसके हवाले से भी आपको बता दिया है, ख्वाब और घर के हवाले से भी आपको चैलेंजेस बता दिए हैं कि इस लाइन के अंदर कौन से चैलेंजेस हैं, और उसमें उसने बता दिया है. तो तर्जुमा में हमें एक यूफनी और रवायती एहसास जो है वो राइटर को, ट्रांसलेटर को मलूज़े रखना पड़ता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है कि तर्जुमे के अंदर वो एक सिम्फनी, यूफनी आए, यानी हमांगी आए तर्जुमा करते हुए, जैसे कि उर्दू में है वैसे ही इंग्लिश में आए. तो इस तरह के चैलेंजेस हैं. अब बाकी एग्जांपल जो हैं वो आपको मैं कोशिश करूँगी साथ साथ बताऊँ. तो ये हमारा वॉवेज ऑफ स्लीप इस तरह से कंप्लीट हुआ. तो स्टूडेंट, इस तरह से हमारी पहली कहानी के तीनों पर्सपेक्टिव्स कंप्लीट हुए. पहले हमने इसकी उर्दू, इंग्लिश में इसका थीम के बारे में पढ़ा, चैलेंजेस क्या थे, और उसके बाद हमने इसमें पढ़ा कि हमें टेक्स्ट कौन कौन सा है इसमें, जो कि इस हवाले से हमें गाइड कहानी के अंदर से हमें एग्जांपल्स प्रैक्टिकल मिली. उसके बाद मैंने आपको उसका उर्दू में भी ट्रांसलेशन करके दिखाई. तो ये तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के बाद अब हम अगली कहानी पर चलते हैं, व्हेन द वॉल्स वीप. कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि व्हेन द वॉल्स वीप किसने लिखी है, ताकि आपकी साथ साथ प्रिपरेशन हो जाए. When the wall weeps gives us a powerful image of domestic suffering. The walls become witness to pain, silence and confinement. ठीक है, तो walls एक विटनेस के तौर पे काम करती हैं स्टोरी के अंदर. पेन, साइलेंस और कन्फाइनमेंट यानी किसी जगह पे महदूद होने को बताती हैं. और एक स्ट्रॉन्ग एग्जांपल है कि किस तरह से ट्रांसलेशन जो है ना, उसके अंदर सिंबॉलिक लैंग्वेज को करेक्टली कन्वे करना चाहिए. Emotional force lies not only in the event but in the image itself. कि जो इमोशनल फोर्स है वो इवेंट में नहीं होती, बल्कि जो इमेज कन्वे करता है राइटर उसमें होती है. तो इसमें हम अब देखते हैं कि वन द वॉल वीप का उर्दू में क्या मतलब है. ये कहानी घर और घरेलू ज़िंदगी की तकालीफ की अलामत है. ठीक है, घर और घरेलू ज़िंदगी. तो इसमें आप देखें कि यहाँ दीवारें गवाह बन जाती हैं मायूसी और सदमे की. तर्जुमे में ऐसी अलामती ज़बान को दुरुस्त तौर पर बरकरार रखना ज़रूरी है. और जो ट्रांसलेटर है, ट्रांसलेटर का ये काम है कि वो इसको मेंटेन करें, सिर्फ वाक़यात बयान नहीं करना, बल्कि उसको देखें कि वो जो व्हेन द वॉल्स वीप, जैसे कि टाइटल से ही ज़ाहिर है, दीवारों के रोने का जो एहसास है, ट्रांसलेटर ने उसको भी कन्वे करना है. तो
अमलन जो है जब प्रैक्टिकली इसकी ट्रांसलेशन की जाती है तो उसमें मानों की नज़ाकत यानी कि मीनिंग्स की सेंसिटिविटी का ख्याल रखना मुश्किल हो जाता है। तो ये उसकी उर्दू है। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ, जो कि एक्चुअल में एग्जाम्पल्स आपके पास हैं। व्हेन द वॉल, ये सजेस्ट करती हूँ कि आप इन लाइंस को पढ़ें और व्हेन द वॉल रेप की इम्पोर्टेंट लाइंस हैं जो कि उनका उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ें तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से इसमें ट्रांसलेशन के पॉइंट्स हैं जो कन्वे करने की राइटर ने कोशिश की है। क्योंकि अगर मैं एक एक स्टोरी पे फोकस करूँगी तो इस तरह से हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी भी मुझे इसके 2 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। एक ये व्हेन द वॉल रेप की लाइन है और दूसरी लाइन जो है वो ये है। आप इसको पढ़ें और इसकी उर्दू पढ़ें और फिर इसका ट्रांसलेशन चैलेंज आगे दिया गया है, उसको देखें और इसको अपने हिसाब से नोट करते जाएं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टोरी जो है वो व्हेन द वॉल रेप के बाद गॉड फादर है। ठीक है जी, गॉड फादर है हमारी नेक्स्ट स्टोरी। गॉड फादर के अंदर क्या है, आप इसको उर्दू आपके सामने, इसको आप पढ़ें। इसमें देखें कि इज्जत, इख्तियार और ख़ानदान की ताकत, तीनों चीज़ों की बात की गई है और ये तीनों चीज़ें कल्चरल स्पेसिफिक हैं। और बेसिकली बच्चों, आमिर हुसैन का जो ये है ना चैलेंज ही यही है। जब वो ट्रांसलेट करता है तो उसका यही चैलेंज है कि वो उसका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उर्दू की उन कहानियों की ओरिजिनलिटी और उनका एसेंस को वो बरकरार रखे। ठीक है, लिंग्विस्टिक इंटेग्रिटी जो होती है ना राइटर्स की, वो बरकरार रहे। इसमें आप देखें कि इस जो देसी माशरे में गॉड फादर का लफ्ज़ सिर्फ ख़ानदानी सरपरस्त नहीं बल्कि एक हुक्मरानी और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को भी शो करता है। तो अब देखें कि जब ट्रांसलेटर होता है तो तर्जुमे में ऐसे अल्फाज को ख़ास अहमियत दी जाती है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप देखें कि अगर लफ्ज़ गॉड फादर को लफ्ज़न सरपरस्त लिख दें तो पढ़ने वाले के जहन में वो सकाफती गहरा रिश्ता नहीं होगा। लिहाजा जो भी तर्जुमा अंग्रेज़ी में मुंतखब करें अल्फाज, उससे हमें एहसास होना चाहिए, वो जो भी हमने तर्जुमा करते हुए अल्फाज मुंतखब करने हैं उनसे हमें एक ख़ानदानी असर और ताकत का एहसास होना चाहिए। गॉड फादर सजेस्ट पावर, कंट्रोल एंड सोशल हायरार्की। सोशल हायरार्की का मतलब है सोसाइटी के अंदर जो मुख्तलिफ तबकात होते हैं, अमीर गरीब, दर्जाबंदियाँ होती हैं। सच टाइटल कैन पॉइंट टू पेट्रियार्की यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी को भी शो करता है ये टाइटल गॉड फादर का, प्रोटेक्शन को भी शो करता है, अथॉरिटी को भी शो करता है। सो ट्रांसलेशन स्टडीज़ में ये जो पावर विकेबलरी है ना, ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि इसी पावर विकेबलरी जैसे गॉड फादर हो गया, अथॉरिटी, प्रोटेक्शन, इस तरह की पावर विकेबलरी जो है ना वो सोशल मीनिंग कन्वे रखती है, उसमें होते हैं। तो एक ट्रांसलेटर को इसको प्रिजर्व करना, रिलेशनशिप्स का जो वेट होता है उसको बरकरार रखना मुख्तलिफ कल्चर्स में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हर कल्चर में इसके मीनिंग डीपली कोडेड होते हैं। अब आते हैं गॉड फादर की एग्जाम्पल की तरफ, जो कि आपके पास प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगी। ये आपके पास लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आ गई हैं जिसमें गॉड फादर से लाइन्स ली गई हैं। वुमेन स्लोली लूजेज हर बियरिंग्स अपॉन लूजिंग हर चाइल्ड। ठीक है, एक औरत ने अपने बच्चे को कर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खो देती है। इस तरह आप इसमें देखें कि ट्रांसलेशन के पॉइंट्स कौन कौन से हैं। इसी तरह आप इसकी थर्ड एग्जांपल देखें, इन लूजिंग हर चाइल्ड शी आल्सो लूजेस फेथ इन प्रॉमिस ऑफ हर होमलैंड। अपना बच्चा खोकर वो अपने वतन के वादे पर भी ईमान खो देती। तो इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है, बच्चा खो जाना वतन की उम्मीदों का टूट जाना बयान करता है। यहाँ पे जो ट्रांसलेटर है, मुतरजम है, ट्रांसलेटर है, उसको दोनों में अब उसको बैलेंस रखना चाहिए कि जो वर्ड वो इस्तेमाल कर रहा है, वादा, उम्मीद, उर्दू में भी मजबूत लफ्ज़ उसको चुनना चाहिए। इंग्लिश से उर्दू में ट्रांसलेट हो रहा है ना, तो उर्दू में भी उसको वैसा ही वर्ड चुनना पड़ेगा जैसा कि इंग्लिश में है। सो इसमें साथ साथ माहौल भी वैसा ही होना चाहिए कि जो ट्रांसलेशन का इंग्लिश में माहौल है, अफसरदगी का, तलखी का, बिटरनेस का, एक सैडनेस का, वही उर्दू में कन्वे होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा स्टोरी है वो है टेम्पेस्ट इन ऑटम। आप सब लोग ये बताएं कि ये किसने लिखी है। इट कंबाइंस
सीजनल एंड इमोशनल सिंबलिज्म, ठीक है, इसमें इमोशनल भी है और मौसमी यानी कि सीजनल सिंबलिज्म भी है। तो ऑटम जो है ऑफन सजेस्ट चेंज, डिक्लाइन और फेयरवेल, ठीक है। ऑटम क्या होती है? मौसम खजान, जिसमें जो तब्दीली की अलामत है, डिक्लाइन की अलामत है, फेयरवेल यानी कि किसी चीज़ के बाहर के जाने की अलामत है। तो टेम्पेस्ट जो है वो डिस्टर्बेंस की अलामत है, ठीक है। तो टेम्पेस्ट इन ऑटम का ट्रांसलेशन करना, इस तरह का जो टाइटल है शो करता है कि किस तरह से लिटरेरी ट्रांसलेशन में जो मेटाफर छुपा होता है उसको अलाइव करना भी राइटर के जिम्मे होता है। सो a literal rendering alone is not enough, the emotional resonance also remains। so इमोशनल रेजोनेंस भी होनी चाहिए ट्रांसलेशन के अंदर। इसका उर्दू में अगर आप इसको देखें टेम्पेस्ट इन ऑटम को, तो टेम्पेस्ट इन ऑटम किसने लिखा है? हबीब अली इम्तियाज़ ने लिखा है। और इसको लिखते हुए इस कहानी में शादीशुदा औरत की ज़िंदगी दिखाई गई है जो मौसम ख़ज़ां की तरह महसूस होती है। तूफ़ान ख़ज़ां से मुराद यहाँ पे घरेलू इंतशार और अंदरूनी आंधी है, ठीक है। जब रात आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और मुसीबत का खदशा घेर लेता है, तो अब यहाँ पे जो मुतरजम है उसको कुछ वर्ड्स जो है वो जज्बाती रखना पड़ जाता है, ठीक है, जैसे जैसे स्टोरी में इमोशनल सेंस आते हैं। तो अब यहाँ पे सिर्फ जो लिटरल ट्रांसलेशन है यानी लग़वी तर्जुमा कहते हैं लिटरल ट्रांसलेशन को, उससे काम नहीं चलता। अब उसको मेटाफर्स यानी किस थ्रू बात बतानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे भी उसको ट्रांसलेटर को क्रिएटिव होना चाहिए। लेट्स टू कंसल्ट द एग्जाम्पल्स में सबसे पहले तो टेम्पेस्ट इन ऑटम में जो है देखें ये लाइन, और इसमें देखें कि उसकी तर्जुमा कैसे किया गया है और तर्जुमे के अंदर पॉइंट्स कौन से हैं। तो इसमें आप यही तरीका बनाएं कि हर स्टोरी की जो मैंने लाइंस बताई हैं उसमें से एक एक अपनी पसंद की लाइन रखते जाएं, ट्रांसलेशन लिखते जाएं और साथ उसका जो उसके अंदर जो ट्रांसलेशन के इश्यूज़ हैं, चैलेंजेस हैं वो लिखते जाएं। तो अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि अब ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई है, इसको पढ़ें और अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें। मैं लास्ट में यही कहूँगी कि आमिर हुसैन ने ये ट्रांसलेशन पूरी वर्ड को कन्वे की है, ट्रांसलेशन के थ्रू पूरी वर्ड को इंग्लिश उर्दू लिटरेचर को इंग्लिश में इंट्रोड्यूस करवाया है। तो इसमें ये एक ट्रांसलेशन सिर्फ एक लिटरल प्रोसेस नहीं है, दैट इज़ वेरी डीप इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस। सो नेक्स्ट लेक्चर कंप्लीट करें और इसको पढ़ें और उसके क्वेश्चन और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको लेक्चर कैसा लगा और आपको समझ आई, इसमें मज़ीद आपको कौन से पॉइंट्स पूछने हैं पूछें और मैं इसका Subscribe now and turn learning into your superpower.